अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सरकारी मुलाजिमों का ईमान इन मोस्ट ऑफ द केसेस बड़ी अजीब सी चीज़ होता है। जब नौकरी नहीं रहती तो ईमान जो है वो उछल रहा होता है। नौकरी पे होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ की चादर तले न जाने क्या क्या कुछ हरकतें कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपना चूल्हा चौका भी चलता रहेगा और आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ जमा भी कर सकेंगे। वो ये भूल जाते हैं, मेरा ख्याल है सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट मुलाजिम, वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर नीली छतरी वाला भी कोई है जिसकी प्लानिंग के आगे सब तेल हो जाता है। अब सरकारी मुलाजिम ही तो है, कोई पार्लियामेंटेरियन भी। जब दांत नहीं रहते तो फिर अखरोट बुरा लगने लगता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसे आप क्या कहेंगे मासिवा इसके कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फहमीदा मिर्जा साहिबा का भी ईमान दीन धर्म जाग उठा है। फहमीदा मिर्जा वही अपनी जी डिप्टी स्पीकर जो थी कौमी असम्बली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, रज के 5 साल तक अल्लाह का शुक्र है इंजॉय किया इख्तिदार। उनके शौहर नहीं थे वो लियारी गैंग वॉर वाले, जी जुल्फ़िकार बाबा, वही वो जुल्फ़िकार बाबा जो बड़े चेयरमैन थे लियारी गैंग वॉर वालों को, जिन्होंने बेटा बनाया हुआ था उज़ैर बलोच, जिनका बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि अपना करीबी था। उसको जो है वो बाकायदा लियारी गैंग वॉर वालों को 3 लाख असला लाइसेंसेस दिए गए थे एक ज़माने में, याद होगा आपको। वो जो यहाँ पीर पगाड़ा हाउस में खड़े होकर के MQM वालों की ऐसी तैसी करते रहते थे, वो जिनके साथ इतने सारे पुलिस वाले और गनमैन और ये और वो चलते थे। मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा जितनी सिक्योरिटी आपको मिली हुई इसकी आधी अगर मुझे मिल जाए मैं तो शहर को जेब में डाल लूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हो। ये इतने बहादुर आदमी थे कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी से जितना रज करके मुस्तफ़ीद हुए, जितना फैज़ कमाया है, उसके बारे में मुकम्मल न सिर्फ कई दास्तानें ज़ुबान ज़दे आम भी हैं, बल्कि इसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जा सकती हैं, कई फिल्में इसके बारे में तैयार की जा सकती हैं। उसके बाद वही आसिफ अली जरदारी, इनको बुरा लगने लगा था इनके मियाँ को, फिर उसने दवा करके उनको सिंध हाई कोर्ट में, और फिर ये बता दिया कि वही भारी था और ये कितने हल्के थे। तो वही फहमीदा मिर्जा जिसने 5 साल तक आसिफ अली जरदारी की शरण में रह करके, सियासी शरण में रह करके मज़े लूटे इख्तिदार के, जिए भुट्टो कह करके अपनी सुबह शाम काली की। उसके बाद कर्जे माफ करवाए। ये सब केसेस है, मौजूद थे, मतलब नैब में इनके बारे में बड़ी बातें थी, नैब के हवाले से इनके केसेस भी थे, सब जुबान ज़दे-आम ये बातें हैं। उसके बाद अखबारात की जीनत बनी है खबरें। उसके बाद फिर अचानक इन्होंने अपने गले में जो PTI का पट्टा डाल लिया ना, वो जिसको मफलर कहा जाता है, मैं उसे पट्टा कहता हूं। PTI का पट्टा अपने गले में डालने के बाद ये खिलाड़ी हो गई, जियाली से ये खिलाड़ी हो गई। और जो खिलाड़ी हो जाता है आपको तो पता है कि फिर एजेंसियां उसके ऐब नहीं देखती, फिर वो ये देखती हैं आड़ दे गड्डी और जान दे गड्डी। ये पता नहीं आने वाले में थी या जाने वाली में, लेकिन बहरहाल इनको काफिले में शरीक समझा गया तो जाहिर है कि इनके तमाम उयूब भी छुप गए। जुल्फ़िकार मिर्जा भी वहां मजे में है, और फहमीदा मिर्जा के तो क्या ही कहने। फिर आपने कितना ही कर्जा क्यों ना लिया हो कौमी बैंकों से या इधर उधर से, फिर वो तो आप यूं समझ लीजिए कि आप स्टेट के दामाद हो जाते हैं, फिर आप जो चाहें करें। फिर अवाम पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आपको अपने घर बार बेच करके और आपके घर में जो है वो रोशनी करे। ये सब कुछ ऐसा तो नहीं है कि पहली दफा हो रहा है। नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, कर्जे माफ नहीं हुए। आसिफ अली जरदारी के दौर में क्या हुआ, कर्जे माफ नहीं हुए। अगर इमरान खान के दौर में हो रहा है तो कौन सी नई बात है। लेकिन मजाल है कि जो इस मर्तबा वो तमाम लोग के जो एहतसाब करने का दावा किया करते थे, वो जो कहते हैं कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, मजाल है कि जो उनके कानों पर जूं नहीं जाए। फहमीदा मिर्जा को अब उन्होंने जो इंकशाफ किया है, अब आप उसकी तरफ आइए। क्या कहती हैं कहती हैं कि सिंध में स्कूलों में मनशियात चल रही है। मैडम, सिंध में स्कूलों में जब आप स्पीकर थी ना, तब भी गधे, भैंसे, घोड़े, खच्चर पार्क हुआ करते थे। उस वक्त आपकी बीनाई नहीं थी, आप नाबीना हो गई थी, आपके कानों में अवाम की आवाजें नहीं जा रही थी। आपको अपने इलाके में लोगों के पानी का ख्याल भी उस वक्त आया जब आप हुकूमत से हट गई थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई थी, और आपके इलाके का पानी PTI वालों, पीपल्स पार्टी वालों ने बकौल आपके काट दिया था। उस वक्त आपको अवाम का दुख दर्द याद आया था, वरना इससे पहले तो रावी टनाटन चैन लिख रहा था। अब आपको ख्याल आ रहा है कि औताक में क्या हो रहा है और स्कूलों में क्या हो रहा है।
फहमीदा मिर्जा साहिबा का कहना था कि सिंध में ट्रैक्टर ट्रॉली पर मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अपने 5 साल जो आपने इक्तदार का हलवा या रबड़ी खाते हुए गुजारे, उसमें आप जरा रिसर्च करवा लीजिए किसी अपनी पेड कंपनी से कि उस दौर में सिंध में क्या क्या कांड नहीं हुआ। मोहतरमा, यह हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े मुआविया है 2000%। यह आप हुसैन से दोस्ती नहीं निभा रही, यह मुआविया का बुग़्ज़ है जो आपसे ये सारी बातें जो है वो करवा रहा है। हुसैनी अपने आप को कहना और हुसैनी तर्ज अमल अपनाना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हुसैन के तर्ज फिक्र को अपनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़ा आसान है साल भर चोरी चमारी करके और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल या मुहर्रम के दिनों में अपने आप को हुसैनी कह देना, अपने आप को मोहम्मदी कह देना। ऐसे कई लोगों को आप भी जानती होंगी जो पूरा साल चोरी चमारी करके और मुहर्रम के दिनों में अपने आप को बख्शवाने की अदाकारी कर रहे होते हैं, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकाल करके अल्लाह रसूल को अपने तई माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, धोखा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि कौन है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नजरों से बच जाए? माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक कोई भी नहीं। लेकिन इंसान ही तो है बदबख्त। अगर इंसान बदअक्ला ना होता तो वो अपने रब के कहे से मुफर कर सकता था। अल्लाह ने 2 रास्ते दे दिए, सीधा और उल्टा, सही और गलत। तो फिर गलत पे क्यों जाते हैं लोग? यही तो वजह है। कह रही हैं कि कल मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज्यादा मायूसी हुई, सिंध के अवाम को ज्यादा मायूसी हुई। मैडम, सिंध के अवाम आपकी बातों पर हंस रहे हैं, वो हा कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी कि देखो अब ईमान जागा है इनका, जब इनकी रोजी रोटी दूसरी जगह से लग गई है। मैडम, कोई खुदा का खौफ करें, कोई खुदा का खौफ करे मैडम। अब आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनते हुए कोई अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, और मुझे आपको मतलब हदफ तनकीद बनाना भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब आप फुल टॉस देंगी तो मैं क्या करूं, बल्ला रख करके ग्राउंड से बाहर चला जाऊं? कहती है बहुत अफसोस हुआ जब वजीर आला ने कहा था कि यूसी काउंसिल की प्लानिंग हो रही है। वजीर आला मतलब कोई यार, बगैर प्लानिंग जिनकी हुकूमत आ गई है वो अब दूसरों की प्लानिंग पे तनकीद कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि एक काड़ा अंधे का मजाक उड़ा रहा है। अबे भाई, तुम्हारी भी तो एक ही आंख है यार। वजीर आला सिंध को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम ही सिंध हैं, आप नहीं। वजीर आला को यह तकलीफ है कि वजीर आजम ने गरीब अवाम का क्यों सोचा। वजीर आजम ने अगर किसी एक आदमी का सोचा है तो मुझे उसका नाम बताइए, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दीजिए, मैं उसका इंटरव्यू अपने प्रोग्राम में करूंगा। मैडम, वजीर आजम ने जब सोचा, अशराफिया का सोचा, माफिया का सोचा, उन्हीं को नवाजा। वजीर आजम की प्रायोरिटी लिस्ट में कोई आम आदमी है ही नहीं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आइए मुनाजरा कर लीजिए, आइए मेरे प्रोग्राम में, मैं आपको देखता हूं और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप किसी एक बात पर मुझे मात देने में कामयाब हो गई, मैं आलू छोले का स्टॉल लगाऊंगा बदीन में आपके घर के बाहर। और याद रखिएगा कि मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। मैं बहुत टेढ़ी खीर हूं और बहुत दूर का चला हुआ हूं। ना पीपल्स पार्टी से रस्तगारी है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे कोई लेना देना है, ना MQM से, ना नून लीग वालों से मेरा कोई आना जाना है। जो देखता हूं वही बात करूंगा। आप वजीर आजम की मिदहत पहली दफा नहीं कर रही, इससे पहले भी आप आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम, भुट्टो के खसाइल बता बता करके अवाम को चूना लगा चुकी हैं। जाहिर है अवाम के पैसों से वो जो बैंक्स खड़े हैं उसमें अवाम का ही पैसा है ना। अगर आपने वो उन बैंकों से लिया हुआ लोन वापस नहीं किया तो अवाम को चूना लगाया, इसमें कौन सी गलत बात मैंने कही है? अब अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई और अगर आप किसी इदारे को मेरे पीछे लगाना चाहें तो फबिया, क्योंकि यहां तो हर दौर की तरह इस दौर में भी यही रिवाज है ना कि अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ केसेस खोल दो। चलो खोल दो फिर, सानू की क्या कर सकते हैं। कह रही है कि आप लाड़काना और दादू के अवाम को इंसाफ नहीं दे सके। दादू के स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। मैडम, कुछ भैंसें सियासत में भी हैं। वो भैंसें सियासत में अपने हिस्से की जुगाली करके जब फारिग हो गई तो उन्हें याद आया कि हैं दूसरे तो ऐसे ही रह गए। आप उनमें से कुछ भैंसों को, या कम से कम किसी एक भैंस को तो आप भी जानती हैं, जरा देखिए अपने आसपास। बहुत दूर की कही है मैंने, बहुत दूर की कही है, इसको साबित करने में बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं।
कहती हैं इलेक्शन करवाकर जिस तरह इनको लाया गया वो हम भी जानते हैं। हर शहर में आपके महल हैं, जिन निजी तैयारों में आप सफर करते हैं। मैं फहमीदा मिर्जा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जुल्फिकार मिर्जा से इंटरव्यू करने के लिए कराची के इनके महल में गया। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा ख्याल है शायद ही इतना लग्जरियस कोई सेटअप देखा होगा। जो इनका तमतराक है, बदीन में जो इनकी स्टेट है, जो बदीन में इनका महल है, मैं लोगों से कहता हूं भाई एक काम करो, इज्तिमाई तौर पे चंदा करके अगर कर सकते हो तो ये सैलानी वालों से बात कर लो या किसी भी जुगाड़ से आप बदीन एक दफ़ा हो करके आ जाओ। आपको लग पता जाएगा कि फहमीदा मिर्ज़ा मौसूफ़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मौसूफ़ वो क्या 80 गज के घर में रहते हैं या वो किसी झुग्गी में रहते हैं। इनके अपने लाइफ स्टाइल्स इतने लेविश हैं, मुझे समझ में नहीं आती। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ करके फारिग कर देता हूं कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। मतलब इस हदीस का मुंह बोलता सबूत हैं आप, क्योंकि आप अपनी ओरियानी को साइड लाइन करके और दूसरे को कह रही है तू नंगा है, तू नंगा है। अल्लाह की पनाह, इतना बड़ा पंगा है।